नाउ हम लोग पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस देखे थे कि क्या क्या अजम्पशंस मान के चलते थे। और ये अजम्पशंस जो है 6 अजम्पशंस थे, इनको हम लोगों ने पढ़ा था कि कंज्यूमर राशनल होना चाहिए, यूटिलिटी ऑर्डिनल है मतलब क्या कि इसको हम रैंक या प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस करता है। इनकम कंज्यूमर के फिक्स है, प्राइस ऑफ द गुड्स भी जो है वो फिक्स रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। और कंज्यूमर हमेशा दोनों ही गुड बोथ गुड्स में डील करेगा, कभी भी सिंगल गुड में डील नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है उसमें एक गुड तो की क्वांटिटी एक भी नहीं है और दूसरे गुड्स जो है बहुत ज्यादा है। तो हमेशा हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जहाँ पे दोनों ही गुड में डील कर रहा होगा कंज्यूमर। ये था कुछ उसके अजम्पशंस, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले वाले क्लासेस में। नेक्स्ट जो है हमारा ये क्या होता है जो कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम है। तो जो जे.आर. हिक्स ने थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कंडीशन दी कि कब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, जब ऑर्डिनल अप्रोच हो रहा होगा या जब आईसी कर्व का अप्रोच हो रहा होगा। तो देखो दो बातें होती हैं कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम की। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कंडीशन when there is ordinal approach, या जब ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होती है कि कब हम बोलेंगे अब मेरा कंज्यूमर जो है वो कौन कहाँ पे है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो अगर हमें ये बात बतानी होगी तो हम लिख के बताएंगे और इसमें हम ऐसे बताएंगे कि सबसे पहली बात और ये दूसरी बात है, यहाँ पे लिखा नहीं है, दो बातें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। पहली कंडीशन क्या है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पहुंचने की? पहली कंडीशन ये है कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, किसी को याद है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? हम लोग इंडिफरेंस कर्व बना रहे थे ना पीछे, डाउनवर्ड होता है और कैसा होता है, और उसको कुछ बोलते भी हैं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम लोग कुछ बोलते भी हैं। जब हम उसके क्या कह रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे इंडिफरेंस कर्व के, यहाँ जब हम उसके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है ये लिखा है यहाँ पे, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बात याद आई, हम लोग पढ़े भी हैं इसको। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ये जो स्लोप आया है डाउनवर्ड स्लोपिंग है और थोड़ा सा कर्व है, इस स्लोप को हम एक और नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी एमआरएस। ये चीजें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी अपने पिछले वाले क्लास में। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और जब हम लोग बजट लाइन पढ़े थे, अभी हम लोग बहुत स्टार्टिंग में जब ऑर्डिनल अप्रोच शुरू किए थे उस टाइम हम लोग बजट लाइन भी पढ़े थे, और उसमें बजट लाइन में ये बात लिखाई भी गई थी आप लोगों को कि जो बजट लाइन होता है उसके स्लोप को हम लोग को बोलते हैं, उसके स्लोप को हम लोग इस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई ना। नहीं याद आएगा तो पीछे जो है एक बार चैप्टर खोल के देखना कि उसमें बजट लाइन जहां भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें स्लोप को हम लोग प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ रहे थे ना कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है वो कैसी होती है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसे रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स भी बोलते हैं और एक और नाम से पुकारते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन को मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, ठीक है। पीछे की क्लासेस किए रहेंगे तभी आगे की क्लासेस और अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या बोला जाता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, या तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ आई भी बोला जाता है, ओके। तो फिर यहाँ बोल रहा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में ये होता है जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होएगा
स्लोप ऑफ बजट लाइन के। इसका मतलब है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जब MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स और वाई गुड का इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के, क्योंकि इसका ये अदर नेम है और इसका ये भी अदर नेम है। तो चाहे हम इस तरीके से स्टेटमेंट में बताएं या उसको एक दूसरे तरीके से बताएं, दोनों में बात तो एकदम सेम लिखी हुई है, बोल एक ही चीज रहा है कि या तो MRS बोलो या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बोलो, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स और वाई का कहाँ होगा, इक्वल होगा, एकदम बराबर होगा, किस चीज के, बजट लाइन के इक्वल होगा, वो वाला पॉइंट, वो पर्टिकुलर कंडीशन बन जाता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ना। इसको एक और बात, एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ हमें पता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को MRS XY बोलते हैं, तो लिख दिया MRS XY, और प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई को बजट लाइन बोलते हैं। और अभी अभी जस्ट दिखाया मैंने कि उसको एक और नाम से बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब MRE, किस चीज का, गुड एक्स और वाई का, यानी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज गुड एक्स का और गुड वाई का किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के गुड एक्स और वाई के। जिस भी पॉइंट पे, अभी हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे इक्वल आता है ग्राफ पे, जिस भी पॉइंट पे इक्वल होएगा वो पॉइंट बन जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये तो हो गया कंडीशन नंबर 1, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने के लिए पहला कंडीशन। इसी बातों को यहाँ पे जितनी भी चीजें लिख के समझाई गई हैं, तो हमें ये पढ़ने में और ऐसे तो समझ में आ गया कि हाँ, इसका जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, जो ऐसे ऐसे बनता है स्लोप, वो किसके इक्वल होना चाहिए, बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए। एक्चुअल में जब ग्राफ बनाएंगे तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे ये सच में इक्वल होगा, तो इसका मतलब होता है ना, दैट इज कि पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जब हम लोग एक्चुअली में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा पॉइंट हमारे ग्राफ पे जहां पे जो बजट लाइन है वो क्या होगी, इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट होगी। क्या कोई बता सकता है मुझे कि टैंजेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, टैंजेंट वर्ड सुना है कि नहीं, बस इतना बता दूं। यस मैम। सुना है? हाँ, यस मैम। और किसने सुना है, और किसने सुना है, और किसने सुना है? वेरी गुड, क्योंकि पढ़ाई हुई है पिछले क्लासेस में, है ना, क्लास 10th में हम लोग और 9th में हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग टैंजेंट पढ़े थे सर्कल वाले चैप्टर में, अगर याद होगा तो टैंजेंट क्या होता है ना, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन, किसी सर्कल को, या कर्व हो गया हो या कोई लाइन हो गई हो, वो जब सर्कल को टच करते हुए जाती है, टैंजेंट करने का मतलब होता है कि वो उसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो उसे क्रॉस नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसको टच करते हुए वहां से जाती है, लाइन पास होती है। किसी भी कर्व से कोई लाइन अगर टच करते हुए पास होती है तो हम उसे बोलते हैं क्या, टैंजेंट बोलते हैं, है ना। तो पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व के बजट लाइन टैंजेंट होगी, वो वाला पॉइंट, वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट ये कंडीशन बनाएगा। कौन सी कंडीशन बनाएगा कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, ये वाली कंडीशन बनाएगा। ओके, ये बात समझ में आई? फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? यस मैम। ओके, वेरी गुड। नाउ कंडीशन नंबर टू ना कह सकते हैं कि सिर्फ लिखने के लिए कंडीशन काम आएगा। अगर आपसे कंडीशन पूछेगा ना इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या होती है, तो सिर्फ एक कंडीशन लिखने में काम नहीं चलेगा, ये दोनों ही कंडीशन 1 और 2 ये दोनों ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2 कहीं ना कहीं अपने आप से, अगर हम जैसे ही इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, ये अपने आप से प्रूफ हो ही जाता है, ठीक है। तो जब लिखने को आएगा, ये नहीं कि ये तो अपने आप हो ही जाता है तो हम इसको लिखे भी ना, ऐसा नहीं करना है, हमको लिख के मेंशन जरूर करना है, तभी जो है पूरा मार्क्स मिलेगा कि हाँ पूरी बातें, दोनों ही कंडीशन आपने बताई। तो कंडीशन नंबर 2 लिखा क्या है कि MRS इज डिमिनिशिंग। MRS कैसा है, डिमिनिशिंग है। और MRS डिमिनिशिंग कब होता है, ये हम लोग अभी अभी प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़े थे कि ये जो MRS है वो डिमिनिशिंग होता है। MRS डिमिनिशिंग होता है क्योंकि जो है इंडिफरेंस कर्व कौन से शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है ना। डिमिनिशिंग है, नीचे तो आ रहा है,
डाउनवर्ड तो है लेकिन वो डिमिनिशिंग है, यानी डाउनवर्ड एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं, धीरे 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 ऐसे करके कर्व होता हुआ, यानी एक कॉन्वेक्स शेप बनाते हुए डाउनवर्ड हो रहा है। तो यहीं पे वो पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट नंबर 2 कि MRS is diminishing, that is IC should be convex to the origin, यानी इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए। कौन से शेप का होना चाहिए, कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ओके, यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, ये बात समझ में आई। तो फिर आगे देखते हैं, कुछ चीज लिखी, कुछ अब जो हमने कंडीशन लिख तो दी, अब इसको एक्चुअली में दिखाएंगे कैसे कि देखो यही कंडीशन होती है। और हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना कोई भी क्वेश्चन बिना ग्राफ के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे उस क्वेश्चन पे, तब तक वो क्वेश्चन हमेशा इनकम्प्लीट कहलाएगा और उस पे जो है कभी भी फुल मार्क्स भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अभी हमने देखा था कि बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, बोला था पहली बात, और दूसरी बात ये बोला था कि जो है MRS जो है वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्राफ हमारा, जिसमें एक y एक्सिस होगा, एक x एक्सिस होगा। गुड x एक्सिस पे लाई करेगा, गुड y जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पहले से बनाया हुआ है, इसको बनाना कैसे होगा। सबसे पहले हम एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, जिसे नाम देंगे क्या, इंडिफरेंस कर्व 1, यानी IC1, इसका नाम दिया। फिर हम इंडिफरेंस कर्व जब एक से ज्यादा, यानी कि इंडिफरेंस मैप बनाते हैं, पीछे याद है ना इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एक ही ग्राफ पे अगर कई सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो इसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अगर हम एक से ज्यादा बनाते हैं तो दूसरा वाला जब IC2 बनाएंगे वो पहले वाले के जस्ट पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एक बार में हो सकता हो आपसे अच्छे से ना बने, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब हम इंडिफरेंस कर्व 1 बना रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिफरेंस 2 एकदम जस्ट उसके पैरेलल होना चाहिए। फिर इंडिफरेंस 3 भी जो बनाएंगे वो भी जस्ट उसके पैरेलल होना चाहिए। यानी कि ये तीनों इंडिफरेंस कर्व जो है IC1, IC2, IC3, इनका नाम दे देंगे और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाएंगे। ओके, और फिर बजट लाइन कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और बजट लाइन स्ट्रेट लाइन भी होती है। ये भी हम लोग ने बजट लाइन वाले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे टॉपिक, तो उसमें पढ़े थे हम लोग, है ना, कि क्या होता है कि बजट लाइन की प्रॉपर्टीज में देखे थे फीचर्स में कि इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि एक बजट लाइन बनाएंगे और बजट लाइन इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो IC2 है उसके एक पॉइंट पे टच करते हुए गुड x तक जाए, गुड x से y तक जाए, IC2 पे एक पॉइंट पे टच करते हुए। बात समझ में आ रही है? बजट लाइन हमें बनाना है इसमें, यस मैम। और किस तरीके से बनाना है कि ये जो है वो IC2 के टैंजेंट हो, उसके पॉइंट पे टच करते हुए जाना चाहिए। अब हमें इस ग्राफ में एक एक सबसे जरूरी काम करना है कि जहां जहां पॉइंट टच कर रही है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कर रही है, तो इसे नाम देंगे क्या, पॉइंट A। दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट B, यहाँ पे नाम दे दिया पॉइंट E, और एक पॉइंट जो है जो IC3 है उसके ऊपर भी, क्योंकि तीनों ही कर्व पे हमें कुछ पॉइंट देना है, तो एक इस पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, पॉइंट H। ओके, अब जो है ये तीनों पॉइंट जो मार्क हो गया, अब ये पॉइंट हमें डिनोट क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग है क्या, ये पॉइंट से मेरे कहने का मतलब क्या है। ये जो हम लोगों ने इस पे पॉइंट बना दिया, अभी तक तो हमें पता ही नहीं ना कि इसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। वो तो अभी तो बस हम लोग ने पॉइंट लिख के बताया था पीछे वाले पेज पे कि ये दो कंडीशन होती है। अब हमें इन पॉइंट्स में ढूंढना है कि ये जो दोनों ही कंडीशन है मेरी, ये कौन से वाले पॉइंट पे, A पे, B पे, E पे या H पे, कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रही है, जहां पे हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ही कंज्यूमर का क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये वाली कंडीशन हमें बतानी है, और इस कंडीशन को हम लोग कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट A के लिए पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, पॉइंट B के लिए लिखेंगे, पॉइंट E के लिए लिखेंगे, पॉइंट H के लिए लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला पॉइंट जो है मेरे इक्विलिब्रियम केस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में कि कौन सा पॉइंट जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।